मणिपुर, ये नाम सुनते ही आजकल हिंसा और अशांति की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। लेकिन क्या ये संघर्ष सिर्फ आज की बात है या इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं? चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। मणिपुर के पूरे संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले बस एक नंबर को समझना होगा, और वो नंबर है 90%। जी हाँ, 90%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो हकीकत है जो मणिपुर के भूगोल, वहाँ के लोगों और वहाँ की राजनीति सबको तय करती है। तो देखिए, मणिपुर की बनावट ही कुछ ऐसी है कि वो दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। बीच में है सिर्फ 10% की छोटी सी घनी आबादी वाले इम्फाल घाटी। यहीं पर मैती समुदाय रहता है, और फिर इस घाटी को चारों तरफ से घेरे हुए है 90% का विशाल पहाड़ी इलाका। इन पहाड़ियों में बसती है कुकी और नागा जैसी जनजातियां। बस यही जो जमीन का बंटवारा है यही पूरे संघर्ष की बुनियाद है। अब ये तो हुई भूगोल की बात, लेकिन मामला सिर्फ जमीन का नहीं है। इतिहास ने और खासकर अंग्रेजों की नीतियों ने इस खाई को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो हुआ ये कि अंग्रेजों ने मणिपुर को एक रियासत की तरह चलाया। मतलब घाटी वाले इलाके पर तो उन्होंने सीधे सीधे अपना कंट्रोल रखा, लेकिन जो पहाड़ी इलाके थे और वहां रहने वाली जनजातियां, उनको काफी हद तक अपने हाल पर ही छोड़ दिया। और यहीं से पहली बार घाटी और पहाड़ियों के बीच एक कह सकते हैं कि एक कानूनी, एक प्रशासनिक दीवार खिंच गई। ऐसा लगा मानो ये दो अलग अलग दुनिया हों। और एक और दिलचस्प बात, ये जो हम आज कुकी और नागा सुनते हैं ये नाम भी दरअसल अंग्रेजों ने ही दिए थे। सोचिए, वहां दर्जनों अलग अलग जनजातियां थी, सबकी अपनी पहचान, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए बस सबको दो बड़े बड़े खांचों में बांट दिया। एक तरफ कुकी, दूसरी तरफ नागा। मतलब साफ था, पहाड़ों के मामलों में दखल मत दो, सिर्फ घाटी को संभालो। ये सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं थी, ये एक ऐसी सोच थी जिसने अलगाव के इतने गहरे बीज बो दिए कि उसकी कड़वी फसल आज भी काटी जा रही है। आज की हिंसा की एक बड़ी जड़ यही है। ठीक है, तो अंग्रेज चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया, मणिपुर का भारत में विलय। और ये विलय एक और ऐसा विवादास्पद चैप्टर था जिसने शिकायतों की एक पूरी नई परत ही जोड़ दी। देखिए, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब मणिपुर भी एक तरह से आज़ाद था। उसका अपना संविधान था, अपना राजकाज। उसने भारत के साथ सिर्फ रक्षा और विदेशी मामलों का समझौता किया था। लेकिन फिर सिर्फ 2 साल बाद 1949 में हालात पूरी तरह बदल गए। मणिपुर के राजा को शिलोंग में नजरबंद कर दिया गया और उनसे एक विलय समझौते पर दस्तखत करा लिए गए, और बस उसी दिन से मणिपुर पूरी तरह भारत का हिस्सा बन गया। और यही बात, यही विलय आज भी बहुत से मेतेई लोगों के दिलों में एक जख्म की तरह है। उनका मानना है कि ये विलय गैर कानूनी था, ये जबरदस्ती दबाव में करवाया गया था। और ये जो भावना है ये आज भी इतनी ताकतवर है कि मणिपुर में कई अलगाववादी आंदोलनों की आग को यही हवा देती है। तो मणिपुर अब भारत का हिस्सा था। नए कानून लागू हुए। उम्मीद थी कि ये कानून सबको जोड़ेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जमीन और पहचान से जुड़े कुछ ऐसे कानून बने जिन्होंने पुराने बंटवारे को और भी ज्यादा पक्का कर दिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 1960 का मणिपुर लैंड रिफॉर्म एक्ट। अब इस कानून में एक बहुत ही अजीब बात थी। इसके तहत पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी और नागा समुदाय के लोग घाटी में आकर जमीन खरीद सकते थे, लेकिन घाटी में रहने वाले मैतेई लोग पहाड़ी इलाकों में यानी राज्य के 90% हिस्से में जमीन नहीं खरीद सकते थे। सोचिए कितना बड़ा असंतुलन था ये। जमीन के कानूनों के साथ साथ एक और बड़ा फैक्टर था अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा। भारत सरकार ने कुकी और नागा जनजातियों को तो एसटी का दर्जा दे दिया। अब ये एक स्पेशल स्टेटस है जिससे जमीन के अधिकार, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण जैसे कई फायदे मिलते हैं। लेकिन ये दर्जा मैतेई समुदाय को नहीं दिया गया। और बस यही बात मैतेई समुदाय की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक बन गई। उनका तर्क सीधा सा है कि विलय से पहले उन्हें भी एक जनजाति माना जाता था, और अब एसटी दर्जा न होने की वजह से वो न तो अपने ही राज्य के 90% हिस्से में जमीन खरीद सकते हैं और न ही उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है। ये उन्हें कमजोर बनाता है। तो जब इतिहास से शिकायतें हों, कानून से शिकायतें हों, तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा हुआ सशस्त्र विद्रोह।
और मणिपुर में ये कोई एक तरफा लड़ाई नहीं थी, बल्कि जमीन और पहचान के लिए एक बहुत ही जटिल 3 तरफा संघर्ष शुरू हो गया। इसमें 3 मुख्य पक्ष थे और तीनों की अपनी अपनी मांगें थीं जो एक दूसरे से सीधे टकराती थीं। एक तरफ थे मैतेई उग्रवादी समूह जो भारत से अलग होकर एक आजाद मणिपुर चाहते थे। दूसरी तरफ थे नागा समूह जिनका सपना था मणिपुर के पहाड़ी इलाकों को काटकर एक ग्रेटर नागालैंड बनाना। और फिर थे कुकी समूह जो अपने लिए एक अलग कुकीलैंड राज्य की मांग कर रहे थे। अब यहाँ एक बड़ी समस्या थी। नागा और कुकी दोनों समुदाय जिन पहाड़ी इलाकों पर दावा कर रहे थे वो इलाके काफी हद तक एक ही थे, जमीन एक और दावेदार 2। इसका नतीजा क्या होना था? नतीजा हुआ इन दोनों समुदायों के बीच भयानक और हिंसक टकराव। ये टकराव इतना बढ़ा कि 13 सितंबर 1993 को एक बहुत ही भयानक नरसंहार हुआ। नागा उग्रवादियों के साथ हुई झड़पों में 100 से ज्यादा कुकी नागरिक मारे गए। कुकी समुदाय आज भी इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर याद करता है। इस एक दिन ने दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की एक ऐसी खाई बना दी जो शायद आज तक नहीं भर पाई है। तो ये सब हमें आज की तारीख में ले आता है, आज की उस स्थिति में जहां शांति तो है लेकिन बहुत ही नाजुक, जैसे कांच की हो, और छोटी छोटी नई चिंगारियां पुराने जख्मों को फिर से कुरेद रही हैं। हाँ, 2008 में कोशिश हुई थी। सरकार और कुकी विद्रोही गुटों के बीच एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन या SOO। इसके तहत कुकी लड़ाकों को अपने हथियार रखकर तय कैंपों में रहना था और सरकार को उनसे बातचीत करनी थी। लेकिन ये शांति एक तरह से आधी अधूरी ही है। समझौता हर साल आगे तो बढ़ा दिया जाता है, पर कोई पक्का राजनीतिक हल आज तक नहीं निकल पाया है। आज के दौर में मैतेई समुदाय की चिंताओं के पीछे एक और बड़ी वजह है बदलती जनसंख्या। आंकड़े बताते हैं कि 1901 में जहां मणिपुर की कुल आबादी में मैतेई लोगों का हिस्सा करीब 60% था, वहीं आज ये घटकर 49% पर आ गया है। ये गिरावट उन्हें अपने ही घर में अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कराती है। और फिर हाल में जो हिंसा भड़की, उसकी तात्कालिक वजह बना एक अदालती निर्देश। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो मैतेई समुदाय को ST का दर्जा देने की मांग पर विचार करे। बस ये सुनते ही पहाड़ी जनजातियों यानी कुकी और नागा में एक डर फैल गया। उन्हें लगा कि अगर मैतेई को ST दर्जा मिल गया तो वो भी पहाड़ों में जमीन खरीद पाएंगे और उनका विशेष अधिकार खत्म हो जाएगा। इसी डर ने हिंसा की आग में घी का काम किया। तो मणिपुर का ये संघर्ष कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है। ये भूगोल, इतिहास और कानूनों का एक ऐसा उलझा हुआ जाल है जिसमें हर धागा दूसरे से जुड़ा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब जमीन, कानून और पहचान तीनों एक दूसरे से टकरा रहे हों, तो फिर शांति का रास्ता आखिर निकलेगा कहाँ से?